हेलो दोस्तों, नमस्कार। आजकल एक मुद्दा काफ़ी मीडिया में डिस्कस हो रहा है कि बच्चों को 8वीं क्लास में क्या न्यायपालिका के बारे में ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए या नहीं। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी डिबेट्स हो रही हैं। तो ऐसा क्या लिख दिया एनसीईआरटी ने कि जिससे न्यायपालिका ने इसे सो मोटो एक्शन के तहत स्ट्राइक डाउन करने का विचार किया, किताबों को वापस से मंगाने का ऑर्डर दिया। एनसीईआरटी के ऊपर काफ़ी फटकार लगी है। हम इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसके बारे में और उनका सो मोटो एक्शन लेने का जो मेन रीज़न है उसके ऊपर एनसीईआरटी ने क्या ऐसा लिखा जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को वो एक्शन लेना पड़ा, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम यही चीज़ करेंगे कि न्यायपालिका में एक्चुअल में भ्रष्टाचार हुआ है पीछे या नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर क्या किताबों में डिस्कस करना ठीक है या नहीं। क्या हमें न्यायपालिका की पारदर्शिता और उसकी जो अथॉरिटी है देश में जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने की, उसके बारे में कुछ कमियां हैं उनको हमें उजागर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कुछ हैं तो उनको डायरेक्टली हम छाप सकते हैं नहीं छाप सकते हैं, या हमें सच को छुपाना चाहिए या उसको सिखाने में प्रयोग करना चाहिए, यानी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मुद्दा क्या है दोस्तों कि एनसीईआरटी की किताब में लिखा गया है कि न्यायपालिका में भारी बैकलॉग है उन मामलों का जो कि पेंडिंग हैं, और उस बैकलॉग में लगभग ऐसे केसेस हैं जो 3 साल से ज़्यादा लंबित हैं, कुछ ऐसे हैं जो 50 साल से ज़्यादा पेंडिंग हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें लोग ज़िंदगी गुजार के चले गए, उनके केसेस आज तक फाइनल नहीं हुए। तो इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन के साथ में सेकंड पेज जो ज़्यादातर 2 पेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं मीडिया में, उसमें दूसरे में एक ना करप्शन इन द जुडिशरी, इस नाम से एक हेडिंग के साथ में, तो इस हेडिंग के साथ में डिस्कशन किया हुआ है कि जुडिशरी में करप्शन का क्या मुद्दा है। तो इसमें आचार संहिता, शिकायत तंत्र और महाभियोग प्रक्रिया का भी जिक्र है, जो कि ना नॉर्मली हम जब भी पॉलिटिका पढ़ते हैं, बेसिक्स पढ़ते हैं, तो उनमें आचार संहिता, उनका रिड्रेसल सिस्टम और महाभियोग किस प्रकार होगा, किसी जज को जो कि अभी अपनी चेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको किस प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है अगर उनमें कोई ऐसी खामी नज़र आती है। तो इन चीज़ों का नॉर्मली जिक्र हुआ है। तो अब सवाल ये कि क्या बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। मेनली डिस्कशन का पॉइंट तो यही है कि क्या बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाई जा सकती हैं, क्या इससे न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुँचती है। तो दोस्तों इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आगे कि हम ना भावनाओं से नहीं, संविधान और तथ्यों के आधार पर बात करेंगे इसके ऊपर, है ना। हम इमोशनल होके नहीं कि हाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया और ये नहीं कहना चाहिए था, या ये कहना चाहिए था, ये ठीक किया गलत किया, उस चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो मैं आपको ना कुछ आंकड़े जो इस पेज में दिए गए हैं जो सर्कुलेट हो रहे हैं कि हाँ, क्योंकि किताबें तो अभी जनरल पब्लिक के लिए या मतलब स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है मार्केट में, वो सिर्फ स्क्रूटनी के अंदर आई हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के। तो पुस्तक में क्या आंकड़े दिए हैं कि नेशनल जो जुडिशियल डेटा है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है, उसके आधार पर जिसमें लगभग मार्च 2025 तक का आंकड़े होंगे, तो इसमें लगभग 81,000 मामले ऐसे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, ठीक है, और 81,000 मामले हैं। और हाई कोर्ट में लगभग 62 लाख, जितने भी हमारे 25 हाई कोर्ट हैं हमारे देश की, इनमें 62 लाख हैं। और जिला और अधीनस्थ न्यायालय हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, उनमें लगभग 4.5 करोड़ मामले ऐसे जो पेंडिंग हैं, जिसमें लोग उलझे हुए हैं, अपना कीमती समय उनका बर्बाद हो रहा है। तो ये संख्या ना याद करने के लिए नहीं है, समझने के लिए बस आंकड़े हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हाई कोर्ट में लगभग 3/4 मामलों में से 1 साल से ज़्यादा लंबित है, 3/4 मामले, और आधे मामले 3 साल से ज़्यादा। अब 50% मामले हैं ना वो 3 साल से ज़्यादा पेंडिंग हैं, और कुछ मामले 50 साल से भी ज़्यादा पेंडिंग हैं। तो डेटा सही है नहीं है इसके ऊपर बात नहीं करके हम इसे बच्चों को बताया जाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, न्याय
में देरी होती है ना, तो उसको एक लोकतांत्रिक चुनौती माना जाता है। हमारा देश एक लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में न्याय सिर्फ दिया नहीं जाता, बल्कि समय पर दिया जाता है। टाइमली भी होना चाहिए ना। अगर जुडिशियल डिले होता है तो आदमी फ्रस्ट्रेट होता है ना। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एक टाइम के बाद में ना आदमी की आत्मा मर जाती है। अब वो जीते या हारे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। उसका जो पर्पज़ होता है लाइफ में, एक ऐसे केस में उलझ के फंस गया कि उसकी ज़िंदगी के सारे अरमान ध्वस्त हो गए उन केसेस, उन तारीखों के चक्कर में पड़ के। तो अगर जनता को लगता है कि उसका केस वर्षों तक नहीं सुना गया, तो सिस्टम पर भरोसा कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। और ये चीज़ें तो एक्सेप्ट करता है मीडिया भी, सुप्रीम कोर्ट भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी करता है इसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी न्यायपालिका सफल है। हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते ना कि पूरी न्यायपालिका इसमें फेल हो गई है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। इसका मतलब कि संरचनात्मक चुनौतियाँ हैं, कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, तभी तो वो चीज़ें निकल के आ रही हैं, है ना। तो सबसे मेन बात बताऊँ आपको कि इसमें ह्यूमन सोर्स रिसोर्स है वो एडिड है, क्योंकि माननीय जजेज हैं वो बैठे हुए हैं अपनी बेंचेस में, सीट्स पे अपने बैठे हुए हैं। वो साथ में केसेस लड़ रहे हैं, वो एडवोकेट्स, वकील, और जिनके जिनके केसेस लड़ रहे हैं वो भी आदमी हैं, और जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं वो भी आदमी हैं, है ना। कुछ मामलों में इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं। तो इसमें इसमें मेन पता है क्या क्या कमी रह गई। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जहाँ आ जाएगी ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं बायसनेस आती है, कई बार नहीं आती। मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि जजेस होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वो न्याय के लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए वो फैसला सुनाते हैं जजेस, और ये लड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होती है, भाईचारा आता है, भाई बंधुचारा आता है, जाति पाति आती हैं। ये चीज़ें ना अफेक्ट करती हैं, इस चीज़ को काफ़ी हद तक अफेक्ट करती हैं, एरिया अफेक्ट करता है। तो ये चीज़ें इतनी हैं कि सिस्टम पे भरोसा फिर उसको कम हो जाता है। किसी के साथ में अन्याय हो जाए ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है कि जस्टिस थोड़ा डिले हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी गैर कसूरवार के प्रति कोई अन्याय ना हो जाए, इसके ऊपर काफ़ी ध्यान रखा जाता है। शायद ये भी एक बड़ा मसला हो जिसके कारण जस्टिस डिले होता है। तो इसमें संरचनात्मक चुनौतियों के साथ में जजों की कमी भी है, जटिल प्रक्रियाएं हैं, और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि किताबी ज्ञान है। इसमें इसमें ना जो सेकंड पेज में जो एक मेन पॉइंट है ना, करप्शन इन जुडिशरी, थोड़ा सा टफ लैंग्वेज यूज़ हुई है इसमें, इसको अगर आइडेंटिफाई किया, लेकिन उतना ज़्यादा पर्सनली लेने वाली चीज़ नहीं है कि करप्शन इन जुडिशरी। कहीं कोई मुद्दा उठता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होता है। ये सबसे संवेदनशील हिस्सा है इस किताब में कि करप्शन इन जुडिशरी। और ये ऐसा थोड़ा थोड़ा ना ऐसा दिखाता है कि करप्शन इन जुडिशरी ये मतलब एक परमानेंट चीज़ है, ऐसा दिखाता है। हालांकि ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। तो इस शीर्षक के तहत क्या है कि, लेकिन ये इस इस शीर्षक के अंदर क्या लिखा गया कि जजों के लिए कुछ आचार संहिताएँ हैं, कुछ जुडिशियल कंडक्ट उनका है। जुडिशियल कंडक्ट के ऊपर जो बेंगलोर प्रिंसिपल्स हैं उनको उसके बारे में चर्चा हुई है, और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है, और सीपी ग्रांट्स के बारे में बताया गया है कि ग्रीवांस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे काम करता है, और संसद द्वारा महाभियोग की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है। हालांकि उसमें ना ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि स्पेशली कि करप्शन है, प्रिवेलेंट है, परमानेंट है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन होना चाहिए। प्रोसेस तो यही, लेकिन हाँ मेनली ये जो थोड़ा ना एम्फेसाइज करता है इस चीज़ को, तो इसको हटाया जा सकता है, थोड़ा चेंज किया जा सकता है, ना कि पूरा चैप्टर रिमूव करना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ सीधे यह नहीं कहा गया कि न्यायपालिका पूरी तरह भ्रष्ट है, ऐसा कहना गलत होगा। बल्कि ये बताया गया कि अगर कोई मानक टूटे तो ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। मैं आपको ना छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमने ना स्टूडेंट्स को ज्ञान दिया कि हमारे पास हमारे मान लो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी एप्लीकेशन के लिए, उनके लागू होने के लिए हम जा सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। तो अब हमने उनको अधिकार तो बता दिए, लेकिन
समय के साथ ना किसी सिस्टम में को कमी होती है, सिस्टम से ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है तो कमी तो बायसनेस बन सकती है, कई एक आध बार तो, कई बार नहीं बने तो 99% नहीं बनती है, एक आध बार बने तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो इस मामले में ना कि क्या भ्रष्टाचार हो सकता है, करप्शन हो सकता है, उसके बारे में हम शिक्षा दे सकते हैं स्टूडेंट्स को कि आपको ऐसे फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए कि ये घटनाएं आपके साथ में हो सकती हैं। शिक्षा देने में कोई बुराई नहीं है, ताकि स्टूडेंट कभी के उसके साथ में कोई ऐसा मामला हो तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए तो उन चीज़ों को वो एज ए मतलब प्रिकॉशंस ले, ऐसे उनको, ताकि उसको ना उसका टाइम बचे आगे जाके किसी ऐसे केस में फंसने के, उसके साथ कोई घटना ऐसी हो जाए उसमें फंसने के बजाय वो अपना सीधा अपना केस लड़े और उसमें अपना फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेशन ढंग से करवाए। अदरवाइज़ वो नीचे की सिस्टम में उलझ के रह जाए, फिर उसको ज्ञान नहीं हो और आगे ये चीज़ हो जाए तो। इसलिए प्रॉपर एजुकेशन हमें शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तो हमारे स्ट्रेंथ के साथ में वीकनेसेस भी बताई जाती हैं। तो यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशनल अटैक नहीं हुआ है, बल्कि इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को बताया गया है इसमें। ये ही सोचना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी क्या है, उसको हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि इस चीज़ को पर्सनल लेके इस पूरे चैप्टर को या मतलब एनसीईआरटी को वापस मंगवाना चाहिए। अब संविधान क्या कहता है कि भारत में ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है 19 आर्टिकल 19(1)(a) के तहत ये सुरक्षित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूर्ण अधिकार है, कंप्लीट नहीं है, ये इसका भी एक दायरा है। और दायरा किस चीज़ के अंडर है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, इसके अनुसार कोई टिप्पणी न्यायालय की गरिमा को नुकसान पहुंचाए या न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाले तो वो अवमानना हो सकती है। देखो दोस्तों, मैं बताऊँ कि न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाले मतलब ना कुछ काम हो रहा है, हम सीधा ये बोल दें कि ये इन जजेस साहब को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये फ्रॉड है, सीधा किसी को उंगली करके कहना, अगर वो बाय द वे आपको उसके पास उसके खिलाफ कोई डेटा नहीं है ना सबूत हैं, तो ऐसे कहना वो अवमानना है। या फिर न्यायालय की गरिमा होती है उसको नुकसान पहुंचाए, मतलब इनकी डिग्निटी है उसको हम नुकसान पहुंचाएं, वो गलत है। डिग्निटी, अगर आपके साथ में कुछ हरकत ऐसी हुई है, आपके साथ में कोई मतलब किसी मतलब पर्सन की बिहेवियर के कारण आपको जस्टिस नहीं मिला, जस्टिस, तो आप अपील कर सकते हैं, आपको अपीलीय अधिकार भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर कोने में जो जज बैठा हुआ है, हर बेंच पे जो जज बैठा हुआ है वो हर कोई भ्रष्ट है। आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप दूसरी उसमें जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो यहाँ ना संतुलन ज़रूरी है, तथ्य आधारित आलोचना तो होगी। आप एक काम करो, आप कांग्रेस में हैं, बीजेपी में हैं, कोई फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा फैसला है जिससे किसी एक पक्ष के तरफ ज़्यादा ये लगता है कईयों को कि ये दूसरे पक्ष की तरफ ज़्यादा झुक के ये फैसला सुनाया गया है, लेकिन होता है वो है सबूत के आधार पे कि किसी ने सबूत प्रोवाइड किए, किसी पे नहीं हो पाए। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये फैसला गलत आया होगा, जैसे राम मंदिर के केस में रहा, लोगों ने सर्वसम्मति से उसको लिया तो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में न्यूज़ चैनल्स पे चीज़ देखी गई कि ये शायद ऐसा फैसला था जिसने एक पक्ष को ज़्यादा एंटरटेन किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो सबूत थे उनके आधार पे जो फैसला लिया गया था। तो हो सकता है कि दूसरा पक्ष संतुष्ट हो या नहीं हो, लेकिन आलोचना कर सकता है, लेकिन पॉइंट्स के आधार पे वो स्वीकार्य भी है, उसको कोई भी जो इंस्टीट्यूशनल पिलर है हमारे देश का वो डिनाई नहीं कर सकता। अब बिना प्रमाण के आप और आरोप लगाओगे सीधे कि आपने तो मेरे साथ गलत किया, तो ये समस्या हो जाएगी, इसके ऊपर फिर चर्चा नहीं होगी। तो अब यहाँ पर असली टकराव क्या है कि इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी है ना वो है, और एक ट्रांसपेरेंसी है, इनके बीच में मामला अटक गया कि हम डिग्निटी के ऊपर इस चीज़ को लें या फिर मतलब ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा प्राथमिकता दें। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि बच्चों को सिर्फ आदर्श तस्वीर दिखाएं हम कि ये इंस्टीट्यूशन है, ऐसे काम करती है, आपको प्रोसेस समझा दी, अब आपके ऊपर कोई भीड़ पड़े तो अब ऐसे चले जाना, या फिर हमें सिस्टम की चुनौतियाँ बतानी चाहिए। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि हमें हर चीज़ से अवगत कराना चाहिए,
और बचपन में अगर हम किसी आप ये सबसे मेन डिस्कशन का पॉइंट तो ये कि 8वीं क्लास के बच्चे को ये चीज़ें बताई जानी चाहिए। 8वीं क्लास के बच्चे को हम ये बता सकते हैं कि देश में गंदगी फैली हुई है, स्वच्छता नहीं है, तो उसको सफाई करने की जिम्मेवारी हमारी है, ये बता सकते हैं हम 8वीं क्लास के बच्चों को। 6ठी क्लास के बच्चे बच्चियों को हम गुड टच और बैड टच के बारे में बता सकते हैं। और देश में देश में प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उनकी क्या जिम्मेवारियां हैं, किस तरह चुने जाते हैं 6ठी से 8वीं इनकी क्लासेज में, ये समाज की क्या जिम्मेवारी है, स्कूल की क्या जिम्मेवारी है, सरपंच की क्या जिम्मेवारी है, ये चीज़ें बता सकते हैं। अगर ये अपनी जिम्मेवारियां नहीं निभा रहे हैं, माँ बाप अपनी जिम्मेवारियां नहीं निभा रहे हैं, हम 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन कंपलसरी कर सकते हैं और इस चीज़ का अवेयरनेस हम स्टूडेंट्स में बढ़ा सकते हैं फंडामेंटल राइट के तहत। तो क्या ये नहीं बताना चाहिए कि किसी पिलर का अगर ये खूबियाँ हैं तो ये कमी हो सकती है, उसमें चांसेस हो सकते हैं, तो क्या हमें ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए? ऑफ कोर्स ये चीज़ें ना होनी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, किसी पर्टिकुलर केस को लेके या किसी पर्टिकुलर जजेस को लेके ये चीज़ें डायरेक्टली उंगली करके नहीं कही जा सकती। तो एक आदर्श तस्वीर हर बार नहीं दिखाई जा सकती कि आप उनकी खूबियाँ तो बताइए लेकिन उनकी कमियाँ ना बताइए। कमियाँ कमियाँ ऐसी नहीं कोई डायरेक्ट आप पिन पॉइंट करके किसी को बताने की ये कमी है, लेकिन चुनौतियों के बारे में अवगत कराना होगा, तभी उनके मन में आज से जागरूकता बढ़ेगी। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादातर कि एक कमी बता दी तो वो सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। अगर उसे कमी होगी तो वो उन कमियों को आगे पार करके सिस्टम के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से बिलीव कर सकता है, विश्वास कर सकता है। उसको उसकी कमियों का पहले पता होगा, तो इसमें ज़्यादातर वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ईगो का विषय नहीं बनाया जा सकता। अगर हम सिर्फ आदर्श दिखाएंगे तो क्या हम जागरूक नागरिक बना रहे हैं स्टूडेंट्स को, या फिर हम जस्ट फॉलोअर बना रहे हैं कि हम कमी नहीं बताएंगे तो फॉलोअर बना दो, बस उसके हम भक्त हो जाएं और एक आदर्श ही मान के चलें। तो हमें जागरूक नागरिक बनाना है, हमें भक्त नहीं बनाना, फॉलोअर नहीं बनाना है। इसका एक मेन चुनौती इसका एक मेन पॉइंट ये भी है कि अगर चुनौतियाँ बताएंगे ना तो हम इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम उनको मजबूत कर रहे होते हैं। और यही एक मुद्दा बना हुआ है, बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो थोड़ा सा डिफरेंस ये भी देख लेते हैं कि आलोचना बनाम अवमानना क्या होती है। अवमानना और आलोचना में क्या डिफरेंस है? सुधार की आलोचना क्या मतलब? सुधार की मांग, हमें किसी कोई कमी नज़र आती है तो हम उसमें सुधार की मांग कर सकते हैं, तथ्य और डेटा पर आधारित चर्चा कर सकते हैं, उसके ऊपर सम्मानजनक भाषा यूज़ करेंगे, हम पिन पॉइंट करके ऐसे कमी नहीं निकालेंगे। अब अवमानना क्या होगी? अब जजों का नाम लेके सीधा व्यक्तिगत आरोप लगाएं। अगर हमारे पास प्रूफ डेटा या प्रूफ नहीं है तो पूरी संस्था को ही बदनाम कर दें कि ये तो पूरी जुडिशरी ही खराब है, भ्रष्ट है, ऐसा बोल दें, तो ये भी गलत होगा। बिना प्रमाण आरोप लगा दें, ये तो बात है कि भाई आपको अगर आरोप लगा रहे हैं आपके पास में पुख्ता प्रूफ होने चाहिए। तो ये इनमें एक डिफरेंस है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक आयरन पिलर है। इसके बिना आप लोकतंत्र की जो मौजूदा स्थिति है या इससे और ग्रेटर स्थिति होगी उसको तो भूल ही जाइए आप। अगर न्यायपालिका अगर अपने जगह पे नहीं है तो फिर लोकतंत्र का गार्डियन कौन होगा? मजबूत स्तंभ है तो वो आलोचना से गिरेगा नहीं, बल्कि और ज़्यादा मजबूत होगा। मान लो एक लोहे का पिलर है, अच्छा बड़ा लंबा चौड़ा पिलर, अब उसमें आंधी आए, बारिश आए, है ना, डस्ट लगे, जंग लगे ऊपर से, तो उसको वो कमज़ोर करे उससे पहले जंग के प्रति उपाय करना होगा उस पिलर के बचाने के, उस पिलर को अपने बचाव के लिए। और आंधी आए उसके लिए अपनी जड़ी मजबूत करनी होंगी, बारिश आए उसके लिए पिलर को अपनी पकड़ ज़मीन में अपनी एक पॉलिसी लेवल पे या मतलब अपने इंस्टीट्यूशनल लेवल पे मजबूत बनानी होगी, तभी वो उन आंधियों और बारिशों और ख़राब वेदर को सह पाएगा और तभी वो खड़ा होकर अपना पर्पज़ पूरा कर सकता है। अगर किताबों में तथ्यात्मक और संतुलित तरीके से जवाबदेही, ये मेन चीज़ है जवाबदेही,
और सुधार की प्रक्रिया समझाई गई है तो लोकतांत्रिक शिक्षा का हिस्सा हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाषा और प्रस्तुति में संतुलन अनिवार्य है, और मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसा शब्द है उस इस 2 पेज जो सर्कुलेट हो रहे हैं उनमें, कि कोई ऐसा शब्द यूज़ किया गया जिससे डायरेक्टली माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की गई हो, या मतलब उनको गलत नज़रिए में दिखाया गया हो। एक थोड़ा सा टफ लैंग्वेज यूज की गई थी कि एक छोटी सी एक बात है कि उसको उसमें ये कहा गया था कि भाई करप्शन है जुडिशरी में, और डायरेक्टली लग नहीं रहा है ऐसा कि उसमें उसमें कुछ चर्चा, उसमें जो नीचे चर्चा की हुई उसमें तो कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन वो थोड़ी टफ लैंग्वेज है। आप क्या सोचते हैं ये बताइएगा कि क्या बच्चों को संस्थाओं की चुनौतियाँ पढ़ाई जानी चाहिए, या सिर्फ आदर्श छवि पढ़ाएं कि ये हाँ ये अच्छा ही है, बुराइयों के बारे में मत पढ़ो। कमेंट में अपनी राय लिखिएगा। वीडियो अगर संतुलित लगा हो तो शेयर कीजिए। बहस तथ्य आधारित की है मैंने, भावनात्मक नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने सुमो मोटो एक्शन लिया, उनकी इज्जत करते हैं। लोकतंत्र के लिए सबसे तगड़ा पिलर है। एग्जीक्यूटिव उनकी निगरानी में काम करता है, लेकिन इतना भी इमोशनल नहीं होना चाहिए कि हाँ हमारे ऊपर उंगली उठी है। उंगली नहीं उठाई गई है उसमें कहीं भी। तो थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग प्रॉपरली।